दोस्तों अभी के टॉपिक का नाम होगा टीडीएस चालान। अगर हम बात करें टीडीएस चालान की, तो ये होता क्या है पहले हम वो समझते हैं एक बार। आपने नॉर्मली दो वर्ड तो बड़े सुने होंगे, चालान एंड रिटर्न। हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, चालान जमा करना आता है, रिटर्न जमा करना आता है नहीं आता, ये पूछा जरूर जाता है हमसे, चाहे हमसे वो काम करवाए या ना करवाए। तो यहाँ पे गए आपको मैं पूरे एक डिस्क्राइब फॉर्मेट में बताऊँगा कि चालान एक्चुअली हम जमा कैसे करते हैं, होता क्या है, एंड इसको हम कैसे इसका फॉर्म सबमिट करके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं। ओके। आज की हमारी क्लास होगी चालान के ऊपर। टीडीएस के अंदर बेसिकली चालान जमा कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये वर्ड का मतलब समझते हैं हम। देखो हर टैक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हर टैक्स के अंदर दो बातें होती हैं, एक चालान की और एक रिटर्न की। ओके। यानी कि आपको हर टैक्स के अंदर चालान जमा करना होता है, रिटर्न जमा करनी होती है। तो इस वर्ड्स के आज हम क्लियर करते हैं कि इनके यहाँ मतलब क्या होता है, चालान में हम क्या जमा करते हैं और रिटर्न के अंदर क्या जमा करते हैं। तो गाइज चालान का मतलब होता है अमाउंट जमा करना। जैसे कि आपने गवर्नमेंट के बिहाफ से जो भी टैक्स कस्टमर से लिया उसको गवर्नमेंट को जमा करना होता है। जैसे मैं किसी होटल में खाना खाने गया, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, ओके, तो वहाँ मैंने जो खाने का बिल पे किया उसके साथ मैंने सर्विस टैक्स भी पे किया, वैट भी पे किया। ओके। तो वो टैक्स होटल वाला मुझसे लेके गवर्नमेंट को जमा करेगा वो पैसा कि सर ये कस्टमर मेरे पास आया था, तो मैंने इनसे इतना रुपये टैक्स लिया एंड ये टैक्स मैं आपको देने आ रहा हूँ। तो उसको बोलते हैं हम चालान जमा करना। चालान का मतलब क्या होता है, अमाउंट जमा करना, यानी टैक्स अमाउंट। ओके, टैक्स अमाउंट डिपॉजिट करना, सिंपल है। यानी जब भी आप टैक्स जमा करने जाओगे उसको बोलते हैं हम चालान जमा करना। और गाइस फिर रिटर्न का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो कि मेरे पास एक महीने में मान लो दोस्तों 20 कस्टमर आए। मेरा अपना रेस्टोरेंट है, मेरे पास 20 कस्टमर आए, मैंने 20 कस्टमर से टैक्स ले लिया और टैक्स का सबका पैसा इकट्ठा किया मैंने, टैक्स का वो हो गया मान लो 4,000 रुपये, और मैं सीधा गया गवर्नमेंट को मैंने जमा कर दिया। उसको बोलूँगा चालान जमा करना, जो अमाउंट जमा करते हैं। बट गाइस 4,000 रुपये जाके मैंने गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दिए, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट को क्लियर हो गया कि 4,000 रुपये की फिगर बनी कैसे हमारी, कितने कितने कस्टमर आए थे, ओके, कितने कस्टमर आए थे एंड कितने का हमने क्या जमा किया, कितने कस्टमर आए, कितने से कितना पैसा लिया हमने, ये हमें क्लियर नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम रिटर्न के अंदर उनका हिसाब देंगे, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ओके। देखो चालान का मतलब बहुत सिंपल, अमाउंट जमा करना, पेमेंट डिपॉजिट करना। रिटर्न का मतलब इंफॉर्मेशन देना, विवरण देना कि जी सर ये कस्टमर आए थे, मैंने इन कस्टमर से इतना इतना बिल भेजा इनको मैंने, और इन बिल के अकॉर्डिंग मैंने इतना इतना पैसा लिया और इन पैसों को मैंने आपको चालान के थ्रू जमा कर दिया। ठीक है। तो दो वर्ड क्लियर हो गए होंगे हमको कि चालान का मतलब होता है दोस्तों अमाउंट जमा करना, रिटर्न का मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सेंड करना। ठीक है। तो नॉर्मली आपने सुना भी होगा चालान हम डिपॉजिट करते हैं और रिटर्न हम फाइल करते हैं, रिटर्न फाइलिंग होती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट जमा करना होता है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। ओके। ओके। अब मैं चाहे हर टैक्स की बात करूँ, लाइक वो इनकम टैक्स, तो वहाँ भी दो चीज़ें होती हैं, इनकम टैक्स चालान, इनकम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स चालान, सेल टैक्स रिटर्न, टीडीएस चालान, टीडीएस रिटर्न, एक्साइज चालान, एक्साइज रिटर्न, सर्विस टैक्स चालान, सर्विस टैक्स रिटर्न। तो गाइज ये बातें हर जगह होंगी क्योंकि हर जगह आप कस्टमर से पैसे लोगे एंड गवर्नमेंट को जमा करोगे। तो जब भी जमा करने जाओगे उसको बोलते हैं हम चालान जमा करना। और जब भी उसका हिसाब दोगे गवर्नमेंट को कि सर मेरे पास ये कस्टमर्स आए थे, मैंने इतने का बिल भेजा, उन पर इतना टैक्स लिया, तो उसको बोलते हैं हम रिटर्न जमा करना। ठीक है। तो अब हम फोकस करते हैं अपना टीडीएस पे। ये दो वर्ड हमारा क्लियर हो गया कि चालान का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब क्या होता है। इन दोनों का मतलब हर टैक्स के अंदर सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टीडीएस वीडीएस नहीं लिखा क्योंकि इन दोनों का मतलब हर जगह सेम आएगा। अब हम पर्टिकुलर आते हैं टीडीएस के ऊपर। टीडीएस के अंदर भी दो बातें होंगी और अभी मैंने क्लियर किया आपको, एक होगा चालान, एक होगा रिटर्न। जब भी आप किसी कस्टमर का टीडीएस काटोगे तो उसको जमा करने जाओगे चालान के थ्रू, फिर उसका हिसाब कैसे दोगे, रिटर्न के थ्रू। तो अभी हमारा फोकस रिटर्न पे नहीं है, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी हम कहाँ फोकस करते हैं, टीडीएस चालान की, हम अमाउंट जमा कैसे करते हैं। ठीक है। फॉर द एक आपको नॉलेज हो जाए थोड़ी सी, और अमाउंट डिपॉजिट करना चालान का मतलब होता है। ओके।
तो TDS जिसका मैंने काटा है, जिस कस्टमर का TDS काटा होगा मैंने पेमेंट करने से पहले, उसको बोलते हैं चालान जमा करना। उसको मैं चालान के उसका अमाउंट जमा करने जब जाऊँगा तो उसको मैं बोलूँगा चालान जमा करना। एंड वो जमा करने की गवर्नमेंट ने हमें एक डेट दे रखी है गाइस। कैसे? TDS चालान जमा होता है हमारा मंथली। ओके, अब देखते हैं मंथली में कैसे। पहला महीना होगा हमारा गाइस कौन सा? अप्रैल का, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट कहाँ से होता है? अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो पहला मंथ हमारा होगा अप्रैल में। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है आपको कि सर आपने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, यानी इस पूरे महीने में जिन जिन का TDS काटा है उन सबका TDS इकट्ठे जमा कर दो हमारे पास 7 मई तक। 7 इज़ द लास्ट डेट। ठीक है, यानी कि आपने करंट मंथ में जिसका भी TDS काटा है उसका नेक्स्ट प्रीसीडिंग मंथ में आपने अमाउंट जमा करना है TDS का 7 तक। ओके, सेम इसी तरीके से आपने मई के अंदर भी काम किया होगा। आपके पास बिल आएंगे मई के अंदर कंपनी में, आप TDS काटोगे तो आपने 1 मई से लेकर 31 मई तक जिनका भी TDS काटा होगा उनको जमा करोगे कब तक? 7 जून तक। ओके, अगले महीने की 7 तारीख तक। आई थिंक आगे आप फॉलो कर लोगे सारे। जून का हो जाएगा 7 जुलाई। ओके, देन आपका जुलाई का हो जाएगा 7 अगस्त। सेम इसी तरीके से आप किसी का अगस्त में TDS काटोगे तो 7 सितंबर, फिर सितंबर के मंथ में 7 अक्टूबर, इसी तरीके से आपका अक्टूबर का 7 नवंबर, नवंबर के मंथ का आपका होगा 7 दिसंबर, एक मिनट दोस्तों। ओके गाइस, तो मैं अक्टूबर के बाद इसको यहाँ फॉलो कर लेता हूँ कि अक्टूबर के बाद जो नवंबर का महीना आएगा उसका होगा आपका 7 दिसंबर, सेम दिसंबर के महीने का 7 जैन। ओके, और जैन के मंथ का 7 फेब। आते हैं आगे, फेब के मंथ का 7 मार्च। ओके, नाउ मार्च के मंथ में गवर्नमेंट ने आपको थोड़ा टाइम दे दिया क्योंकि क्लोजिंग भी होती है, यहाँ पे हमें काम करना होता है, सर्विस से काम भी करना होता है। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हमें टाइम दे दिया, और यहाँ कितना दे दिया? 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक जमा कर दो आराम से आप। कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट को हम अमाउंट जमा करेंगे, हम जिस महीने TDS काटते हैं उससे अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना होता है हमें। ठीक है, बट इन द मंथ ऑफ मार्च आपको 30 अप्रैल तक का टाइम रखा गवर्नमेंट ने जमा करने का। यानी कि मैंने अगर किसी का TDS काट दिया 5 अप्रैल को, एक बिल आया उससे मैंने TDS काट दिया 5 अप्रैल को, ठीक है, मान लो 2000 रुपये का। एक बिल आया मेरे पास 19 अप्रैल को, उस पर TDS काट दिया मैंने 5000 रुपये का। ठीक है गाइस, एक आया 30 अप्रैल को बिल मेरे पास, उस पर TDS काट दिया मैंने मान लो 7000 रुपये का। तो क्या होगा? ये पूरे एक महीने का बिल है, यानी अप्रैल मंथ के बिल है सारे। ओके, डेट चाहे कुछ भी हो उसकी। ठीक है, आपने सारा TDS इकट्ठा करना है 14,000 और जाके 7 मई तक जमा करना है गवर्नमेंट के पास। चाहे आप 1 अप्रैल को TDS काटो या 30 अप्रैल को काटो, डेट कौन सी होगी? 7 मई। तो ये सारा का सारा TDS आपने 7 मई तक गवर्नमेंट को जमा कर देना है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर 7 मई लास्ट डेट है, क्या हम इससे पहले जमा कर सकते हैं? तो गाइस वो तो ऑब्वियस ये कर सकते हो आप। गवर्नमेंट ने लास्ट डेट दे रखी है 7 में, इससे पहले आप जब मर्जी करो। मान लो आपने 5 अप्रैल को TDS काटा किसी का, आपको आज जमा करने का मन कर रहा है तो सर आज ही कर दो जमा, ये लो 5 अप्रैल को जमा कर सकते हो आप। ठीक है ना, गवर्नमेंट मना नहीं करेगी क्योंकि ये हमारा लास्ट डेट है। और हम क्यों नहीं करते जमा पहले? क्योंकि यार मंथ की क्लोजिंग में हमारा क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक सारे TDS इकट्ठा करो और जमा कर दो। अब आप 5 अप्रैल को जमा करने जाओगे, फिर 19 को जाओगे, फिर 30 को जाओगे, मान लो 3-4 बिल और आ गए बीच में आपके, तो आप कब तक जमा करोगे? जो गवर्नमेंट ने आपको पूरे मंथ का काम दे रखा है इकट्ठे करने का, ठीक है, कि पूरे महीने का इकट्ठा TDS करो, और वो काफ़ी कन्वीनियंट भी है गाइस। ठीक है, पहले जमा कर सकते हो, नो डाउट। आप 1 तारीख को TDS काटा आपने 1 अप्रैल को, तो आप 1 अप्रैल को भी जमा कर सकते हो। ठीक है, बट वो थोड़ा सा हौच-पौच हो जाएगा बीच में। इससे बेस्ट क्या हमारा कि हम पूरे महीने का TDS इकट्ठा करें, चाहे बिल 1 हो या 2 हो, और 7 में या उससे पहले हम जमा कर दें। ओके, इसी तरीके से अगर आपने मई के महीने में किसी का TDS काटा है तो 1 मई से लेकर
31 मई तक जितने भी बिल आए होंगे, जिन जिन बिल पे आपने टीडीएस काटा होगा, उन सबको जमा करने की डेट हमारी 7 जून होगी। ओके, दिस इज द लास्ट डेट। इससे पहले हम अगेन कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप जिनका टीडीएस काटोगे उनको हमें जमा करना होता है मंथली। ओके गाइस, चालान का मतलब होता है अमाउंट जमा करना। और इसका फॉर्म कौन सा होता है गाइस? फॉर्म होता है हमारा 281। किसी का फॉर्म है ये हमारा? टीडीएस चालान फॉर्म, टीडीएस चालान फॉर्म 281। ओके, तो आज अभी हम समझने वाले हैं कि हम एक्चुअल में टीडीएस जमा कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने किसी का बिल आया मेरे पास सेक्शन 194 जे के अकॉर्डिंग। किसी का सेक्शन है हमारा ये प्रोफेशनल का। ये आपको मैंने सेक्शन वाली वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। तो जिनको सेक्शन 194 जे क्लियर करना है तो वो मेरी सेक्शन वाली वीडियो देखिए। ठीक है, तो उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको मैं हिंट दे दूँ कि 194 जे होता है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। अगर आपने किसी का टीडीएस काटा है, ठीक है, प्रोफेशनल एंड सर्विसेज के अंदर, तो उसको जमा करना होगा नेक्स्ट मंथ की 7 तक। और इसमें होता है कि अगर आपने किसी प्रोफेशनल का बिल अगर आपके पास एक साल में 30,000 से ऊपर का आता है तो आप उसका टीडीएस काट दो 10%। अगर कोई भी प्रोफेशनल पर्सन आपको एक साल में बिल भेजता है 30,000 से ऊपर का तो उसका टीडीएस कटता है 10% हमारा। ठीक है, छोटा सा इंट्रो था। बाकी अगर आपको डिटेल में इसकी क्लैरिटी चाहिए तो सेक्शन वाली वीडियो देखिए मेरी आप। नाउ कम टू द पॉइंट, मैंने किसी का टीडीएस काट दिया, मान लो यहाँ पे 4,000 रुपये का। मंथ था मेरे पास अप्रैल का, बिल आया था, ठीक है, मान लो 7 अप्रैल को। अगेन डेट मैटर नहीं करती हमारे पास, चाहे बिल 1 को आए या 30 को आए, हमने जमा 7 मई तक करना है। तो मैं अप्रैल में बिल आया मेरे पास 40,000 रुपये का, तो ऑब्वियसली बात है मैंने 4,000 रुपये टीडीएस काट दिया होगा उसका। ठीक है, अब मुझे ये टीडीएस जमा भी तो करना है। कब? 7 मई से पहले या 7 मई तक। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम एक साइट पर जाएंगे। साइट कौन सी होती है हमारी? www.tin-nsdl.com। हम इस साइट पर जाएंगे, चलते हैं एक बार साइट पे। tin-nsdl.com। ओके गाइस, तो मैंने ये साइट ओपन करी, मैं जूम करता हूँ आपके लिए मैं। ठीक है, तो इस साइट पे आने के बाद www.tin-nsdl.com। अगर किसी को टिन की फुल फॉर्म जाननी हो तो यहाँ पे लिखा होता है टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। ओके, और एनएसडीएल का मतलब तो पता ही होगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। इसके अंदर जाके हम क्लिक करेंगे सर्विसेज के ऊपर। ओके, एंड सबसे लास्ट में देखना गाइस ऑप्शन होगा ई पेमेंट पे टैक्स ऑनलाइन। ठीक है, यानी साइट पे आने के बाद क्लिक ऑन सर्विसेज और इसको आप राइट में ड्रैग करो, ऑप्शन आएगा यहाँ पे ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन का, इस पर क्लिक करना है आपने। चलो मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसके अंदर आपने क्लिक करना है गाइस सर्विसेज के ऊपर, देन उसके बाद क्लिक करना है आपने ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन, और उसके अंदर आपका फॉर्म होगा गाइस 281 टीडीएस चालान फॉर्म। ओके, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक न्यू टैब ओपन होगा और इसके अंदर आपको अपना फॉर्म ढूंढना होगा 281 ये रहा। और जिसको किसी इनकम टैक्स की चालान की अगर चालान भरना हो तो उसका फॉर्म होता है हमारा 280, वो भी यहीं से फिल करते हैं। इसकी वीडियोस भी हमारी अलग से बनी हुई है, आप देख सकते हैं उसको ना। हमारा फोकस अभी टीडीएस पे है, तो टीडीएस का फॉर्म कौन सा है हमारा? 281। तो हमने 281 पे क्लिक किया तो ये हमारा फॉर्म खुल गया। ई पेमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ओके, नाउ समझो टीडीएस के अंदर 2 पर्सन होते हैं, डायरेक्टर एंड डायरेक्टी। डायरेक्टर एंड डायरेक्टी, डायरेक्टर कौन होता है? टीडीएस काटने वाला, एंड डायरेक्टी जिसका आप टीडीएस काटते हो। ठीक है, तो डायरेक्टर मतलब जो टीडीएस काटता है और डायरेक्टी जिसका टीडीएस काटोगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डायरेक्टर जो होता है वो टीडीएस जमा करता है, क्योंकि टीडीएस काटेगा जो पर्सन टीडीएस काटेगा, टीडीएस जमा भी वही करेगा। ठीक है, तो टीडीएस काटता कौन है? डायरेक्टर, तो जमा भी करने डायरेक्टर ही आएगा। तो सबसे पहले पढ़ो यहाँ पे क्या है, 0020 एंड 0021, ये कोड है गाइस एक डायरेक्टी का। गवर्नमेंट पूछ रही है कि कंपनी डायरेक्टी है या नॉन कंपनी डायरेक्टी है। देखो हम टीडीएस जमा करने कौन जाएगा? डायरेक्टर। और यहाँ पे गवर्नमेंट किसके लिए पूछ रही है? डायरेक्टी के लिए।
ओके, तो डायरेक्टली इसको ऐसे पढ़ो, डायरेक्टली कंपनी है या डायरेक्टली नॉन कंपनी है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं रिवर्स वे में। डायरेक्टली जो था, यानी डायरेक्टली मतलब आपसे गवर्नमेंट पूछ रही है कि आपने जिनका टीडीएस काटा था वो कंपनी थी या नॉन कंपनी थी। इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर कंपनी थी तो कंपनी पे टिक करो, नॉन कंपनी थी तो नॉन कंपनी सेलेक्ट करो। जिनका टीडीएस काटा होगा आपने वो है कौन, कंपनी या नॉन कंपनी। बट कंसर्न क्या है, अगर सपोज करो मैंने एक महीने में दोनों का टीडीएस काट रखा हो, एक बिल मेरे पास आया कंपनी से, एक बिल आया नॉन कंपनी से, अगर मैंने दोनों का टीडीएस काट रखा होगा तो क्या होगा, मैं इकट्ठे दोनों को जमा नहीं कर सकता, क्योंकि एक टाइम पे मैं एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये रेडियो बटन बोलते हैं इनको, इस पर हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक महीने में दोनों का बिल का टीडीएस काट रखा होगा तो आपको सेपरेट जमा करना पड़ेगा टीडीएस। यानी पहले एक बार कंपनी सेलेक्ट करो, फिर कंपनी का पे करो, फिर नॉन कंपनी पिक करके उसका जमा करना। तो सपोज करो मैंने एक महीने में 5-6 कंपनी का टीडीएस काटा हुआ है कंपनी का, तो क्या मैं उनको इकट्ठे जमा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। कंपनी का इकट्ठे जमा कर दो, और इसी तरीके से नॉन कंपनी का भी इकट्ठे जमा कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज करो पिक करता हूँ नॉन कंपनी, लेट से। इसको यहाँ पे गाइस आप नोट भी कर लेना। नोट क्या करना, ये लाइन देखो, एक नोट बना लेना यहाँ पे ऐसे करके कि सेपरेट सेपरेट चालान, सेपरेट चालान should be deposited for company directory and non company directory। जिसको नोट करना है गाइस, ये आप नोट कर लो, पहले मेरी वीडियो पॉज कर देना, फिर नोट कर लो, फिर प्ले करना आगे। तो मतलब क्या है कि सेपरेट मतलब अलग चालान जमा होगा। ठीक है, यानी कंपनी का और नॉन कंपनी का चालान हम अलग अलग जमा करते हैं, सेपरेट जमा करते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ गया, अब हम आते हैं इस पेपर टैब पे। तो हमने ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। ओके, फिर आते हैं 10 टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, मतलब आपका 10 नंबर। 10 नंबर का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। तो अब बस ये आता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एवरी डिडक्टर मस्ट हैव अ वैलिड 10 नंबर। एवरी डिडक्टर मस्ट हैव अ वैलिड 10 नंबर, यानी कि टीडीएस काटने के लिए आपके पास 10 नंबर का होना कंपलसरी है। बिना 10 के आप टीडीएस नहीं काट सकते। ओके, तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियस सी बात है, आपने मेरी 10 की वीडियो देखी भी होगी कि हमने 10 कैसे अप्लाई करते हैं, 10 नंबर कैसे इशू होता है हमें, और कितने डिजिट का होता है। तो जो नंबर आपको मिला होगा उसको यहाँ पे आप मेंशन कर दो। जैसे कि मेरा नंबर है DELR 2584 ओके, तो मैंने अपना 10 नंबर डाल दिया गाइस। उसके बाद पूछता है वो असेसमेंट ईयर। तो गाइस ये असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर हमने बहुत सुना हुआ है, क्या हमें इसका मतलब भी क्लियर है? असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखते हैं एक बार, ये देखो गाइस। तो डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर, हम असेसमेंट ईयर को AY भी बोलते हैं और फाइनेंशियल ईयर को FY भी बोलते हैं। ठीक है, AY इज द असेसमेंट ईयर एंड FY इज द फाइनेंशियल ईयर। तो देखो गाइस, फाइनेंशियल ईयर तो पता है आपको, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब क्या होता है, हम जैसे अभी हमारा साल चल रहा है, मान लो जैसे आप एग्जांपल देखो, अभी हमारा साल चल रहा है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 एज्यूम करो, या फिर इसको हम कर लो 16 कर देते हैं। ये लो 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17, ये हमारा चल रहा है अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो इस ईयर में हमने जितना भी कमाया हमें अगले साल उस पर टैक्स जमा करना होता है। ठीक है, यानी आज के साल में 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, यानी जो भी आने वाला है 31 मार्च, इस साल तक आपने जितना भी इनकम अपनी अर्न करी उसको अगले साल आप उस पर टैक्स जमा कर दो। तो उसको क्या बोलते हैं अगले साल को, असेसमेंट ईयर। ठीक है, यानी नेक्स्ट ईयर टू फाइनेंशियल ईयर को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। देख भी लो यहाँ पे, फॉर द इनकम टैक्स परस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न एन इनकम। मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है हमारा, जिस साल हम अपनी इनकम अर्न करते हैं। ठीक है,
जिस साल हम अपनी इनकम अर्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि हमारा 1 अप्रैल से लेकर 2017 तक 31 मार्च का, उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ओके, बट असेसमेंट ईयर क्या होता है सर? इससे अगला साल, जिस साल हमें टैक्स पे करना पड़ता है, अपनी इनकम पे टैक्स जमा करो नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर क्या बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल आपका इनकम असेस होगी, कैलकुलेट होगी, इवेल्युएट होगी, उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, यानी अगला साल फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर के अगले साल को क्या बोलते हैं हम? असेसमेंट ईयर, है ना। बहुत सिंपल सा मतलब है। एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, इसे ये मतलब क्या होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च हम यहाँ पे जो भी इनकम कमाएंगे, जितने भी हमारी इनकम होगी, उसको हम कब पे टैक्स जमा करेंगे? उस पर हम टैक्स जमा करेंगे अगले साल, जो कि कौन सा होगा? 17-18, है ना। अभी क्या चल रहा है हमारा? 16-17, तो 16-17 हमारी क्या, हमारी फाइनेंशियल ईयर। तो 17-18 कौन सी होगी? हमारी असेसमेंट ईयर। ठीक है, यानी असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है? नेक्स्ट ईयर, यानी अगला साल, नेक्स्ट ईयर टू फाइनेंशियल ईयर। इसको हम प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। अब ऑब्वियसली बात है ना गाइस, ये अगला साल है, तो इससे पिछला साल कौन सा होगा? 16-17 तो प्रीवियस ईयर बोल दो या फाइनेंशियल ईयर बोल लो। जिस साल आपने इनकम अर्न करी, जिस साल आपने इनकम अर्न करी उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करो और टैक्स जमा कर दो असेसमेंट ईयर में, यानी अगले साल में। तो यहाँ पे गाइस गवर्नमेंट क्या, ये मतलब आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सबको। ठीक है, तो क्या होगा कि चलते हैं आगे एक बार हम अपने टॉपिक पे, कि यहाँ गवर्नमेंट हमसे क्या पूछ रही है? असेसमेंट ईयर पूछ रही है। यहाँ हमसे गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं पूछ रही, हमसे पूछती है असेसमेंट ईयर। अभी हमारा साल चल क्या रहा है? 16-17, तो अगला साल कौन सा होगा हमारा? 17-18। तो आपने क्या पिक करना है? 17-18। यहाँ पे गलती मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग उसको प्रीवियस ईयर समझ के या फिर फाइनेंशियल ईयर समझ के ये पिक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, पहले समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। असेसमेंट ईयर का वर्ड यूज़ किया गया है। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर टू करंट ईयर, जो साल चल रहा है उससे अगला साल। अभी चल क्या रहा है हमारा? 16-17, तो हम क्या पिक करेंगे? 17-18। ओके, फिर आ रहा है फुल नेम। फुल नेम का ऑप्शन दिख तो रहा है, बट यहाँ पे कुछ टाइप करने का मौका नहीं मिल रहा। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, बट ये पार्ट हमारा फ्रीज है। क्यों फ्रीज है वो समझो। अगर आपका 10 नंबर सही होगा तो नाम जो है आपकी कंपनी का, इस 10 का, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा अगली स्क्रीन पे। नेम एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेटाबेस विल बी डिस्प्लेड ऑन कंफर्मेशन स्क्रीन। ठीक है, तो आपको नाम इनपुट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 10 नंबर सही है तो नाम ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा। गवर्नमेंट के पास आपका रिकॉर्ड सारा है। फिर वो पूछ रहा है आपसे गवर्नमेंट कि अपना एड्रेस बताओ, ब्लॉक नंबर, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट, एरिया, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। आई डोंट थिंक कि ये फिल करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बहुत ही सिंपल है। जिसका जो भी एड्रेस होगा डाल देना उसमें। ओके, तो मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी पिक कर रहा हूँ, आप यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस फिल कर देना। जो पिन नंबर हो आपका, और जो भी मोबाइल नंबर हो, और जो भी आपका जो आपका मोबाइल नंबर हो यहाँ डाल देना, और जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी उसको यहाँ फिल कर देना। ओके, आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पूछता है गाइस आपसे वो टाइप ऑफ पेमेंट बताओ। टाइप ऑफ पेमेंट का मतलब यहाँ पे अगेन कोड है 200 या 400। मतलब आप जो पेमेंट कर रहे हो वो किस टाइप की कर रहे हो, है ना। टाइप ऑफ पेमेंट मतलब पेमेंट जो हम जमा कर रहे हैं, हम जो गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर रहे हैं वो किस टाइप की कर रहे हैं। अब इसमें भी गवर्नमेंट ने 2 टाइप बना रखी है। एक तो क्या गाइज कि मेरे पास बिल आया किसी क्लाइंट का, और बिल आया और मैंने खुद टीडीएस काटा उस पर और खुद जमा करने जा रहा हूँ गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो ये किस टाइप में आएगा? 200। ठीक है, कुछ दूसरे बंदे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, कई बार वो टीडीएस काटते तो हैं बट जमा नहीं करते। और क्या होता है कि मान लो काटना था 10%, आपने काट दिया 2% या 5%। ठीक है, गलत काट दिया। या फिर मान लो 7 तारीख को जमा करना था 7 मई तक, आपने जमा किया मान लो जून में 19 जून को, तो गाइस आप लेट हो गए जमा करने में, क्योंकि अप्रैल का टीडीएस जमा कब होता है हमारा? 7 मई तक। आप जमा करने जा रहे हो 19 जून को। ठीक है, तो आप गए और आपने 19 जून को टीडीएस जमा कर दिया 4,000 रुपये का।
बट गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि जी एप्पल का TDS जमा कब होगा, 7 मई तक। आप कब जा रहे हो, 19 मई तक। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपने मेरा पैसा यूज़ किया, आपको मेरा पैसा मुझे देना था 7 मई तक, आपने मेरा पैसा मार्केट में यूज़ किया होगा या अपने जेब में रखा हो, उससे मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोलती है यहाँ पे इंटरेस्ट पे करो, इंटरेस्ट पे करो। अगर आप चालान जमा करने में लेट हो गए तो इंटरेस्ट दो, बट आपने बिना इंटरेस्ट के जमा कर दिया तो गवर्नमेंट ने इसको इवैल्यूएट किया, चेक किया और आपको क्या भेज दिया, नोटिस भेज दिया, आपको डिमांड भेज दिया कि सर इतना पैसा और जमा कराओ। ठीक है, तो किसी भी कारण से आपके पास गवर्नमेंट का नोटिस आ गया, डिमांड आ गया और आप वो पैसा जमा करने जा रहे हो, गवर्नमेंट ने बोल दिया मुझे 10,000 रुपये और जमा कराओ, ठीक है, एज़ पर द लॉ, जो भी आपका फॉल्ट था। तो आप अगर वो अमाउंट जमा करने जाओगे तो आपको पिक करना होगा 400 कोड। तो गैस याद रखना, 2 कोड होते हैं, एक होता है 200, एक होता है 400। ये वाली पेमेंट हम कब पिक करते हैं, जब हम सेल्फ जमा करने जा रहे हो, हमने खुद कैलकुलेट किया, खुद जमा करने जा रहे हैं तो हम 200 पिक करेंगे। सपोज करो मैं जमा करने में TDS लेट हो गया, ठीक है ना, ये वाला केस पिक करते हैं, मैं खुद लेट हो गया जमा करने में, 7 मई को करना था, 19 मई को करने जा रहा हूँ, बट मैंने बाकायदा इंटरेस्ट जमा कर दिया, मैं इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मैं लेट हो गया तो आपको मैं इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ, तो भी हम 200 ही पिक करेंगे। ओके, चाहे आप इंटरेस्ट जमा करो, पेनल्टी जमा करो या चालान जमा करो, अगर आप खुद कैलकुलेट करके कर रहे हो तो 200 कोड पिक करोगे। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ आ गया, आपके पास डिपार्टमेंट से कुछ आया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया, डिमांड आ गया कि सर इतना पैसा और जमा करो ड्यू टू दिस रीजन, जो भी कारण हो, अगर आप वो वाला पैसा जमा करने जा रहे हो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो 400 पिक करोगे। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पे 2 कोड होते हैं, 200 कोड एंड 400 कोड। तो 200 का आगे लिखा भी होता है TDS पेएबल बाय टैक्स पेयर। जब हम खुद जमा करेंगे, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चालान हो या पेनल्टी हो, तो 200 पिक करेंगे। जब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम कुछ जमा करने जाएंगे, गवर्नमेंट ने बोला इतने पैसे जमा और करो, तो हम 400 पिक करके करेंगे। ठीक है ना, 400 यहाँ पर लिखा हुआ है TDS रेगुलर असेसमेंट रेज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब भी वहाँ उसके अकॉर्डिंग जमा करेंगे 400, अपने अकॉर्डिंग करेंगे 200। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। तो अभी हम नॉर्मली हम 200 पिक करेंगे। जब तक नोटिस डिमांड यानी उनके अकॉर्डिंग कुछ हम पैसा अमाउंट जमा नहीं करते तो हम 400 पिक नहीं करते, याद रखना। अब आती है गाइस बात नेचर ऑफ पेमेंट की। ऑब्वियसली बात है, TDS के अंदर सेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। आपने हमारी सेक्शन की वीडियो देखी भी होगी, आपने हमारी सेक्शन की वीडियो काफ़ी देखी भी होंगी। तो TDS में सेक्शंस की बातें होती हैं, सेक्शन 194J, 194H, 194I, 194C, ठीक है ना, कई सारे सेक्शंस होते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपने किस सेक्शन में TDS काटा, किस सेक्शन में TDS काटा वो सेक्शन बताओ। ठीक है, तो दोस्तों हमने सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 194H, 194I, 194J, 194C, बट यहाँ पे तो 94 लिखा हुआ है। तो याद होगा टैली की एंट्री के वक्त, जब मैंने आपको टैली की एंट्री करवाई थी तो मैंने कहा था कि बेटा ये सेक्शन से नहीं, ये पेमेंट कोड होते हैं। ये हमारे क्या है, पेमेंट कोड। सेक्शन क्या होता है हमारा 194H, पेमेंट कोड क्या होता है 94H। सेक्शन 194I रेंट के लिए, पेमेंट कोड क्या होगा 94I। ठीक है, तो याद रखना ये सेक्शन नहीं है, ये हमारे पेमेंट कोड होते हैं। तो जैसे मान लो मैंने किसी का TDS काट लिया होगा जैसे 194H के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमीशन पिक करूँगा। किसी का काटा हो मैंने J के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे मान लो 194J पिक करूँगा। ठीक है गाइस, तो गाइस इसमें कंफ्यूज मत होना, 194 सेक्शन होता है और 94J पेमेंट कोड होता है जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। बट सपोज करो मैंने एक मंथ में किसी का TDS काटा हो कमीशन के ऊपर, किसी का काटा हो रेंट के ऊपर, किसी का काटा हो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, किसी का काटा हो प्रोफेशन के ऊपर। ठीक है, तो क्या हम एक साथ सबका जमा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। मैं रेंट पिक करूँगा, फिर अगर कमीशन पिक करने जाना है तो हट जाएगा। एक बार में आप एक ही सेक्शन को पिक कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैंने एक महीने में एक से ज़्यादा सेक्शन पे TDS काटा हो तो मुझे उसका चालान सेपरेट जमा करना पड़ेगा, है ना। मतलब सिंपल सा है। तो एक और नोट लिखो कि सेपरेट चालान should be deposit for each section। ठीक है, हमने एक सेक्शन पहले देखा था, याद होगा आपको स्टार्टिंग में, कि हर कंपनी का और नॉन कंपनी का, यहाँ देखो सेपरेट चालान जमा होता है कंपनी का और नॉन कंपनी का। इसी तरीके से सेपरेट चालान जमा होगा आपका हर सेक्शन का भी। सेपरेट चालान शुड बी डिपॉजिट फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, यानी हर सेक्शन का चालान अलग अलग जमा होता है गाइस। ओके, तो आपने जिस सेक्शन में TDS काटा हो उस सेक्शन को पिक करो,
मान लो मैंने एक महीने में रेंट का काटा है, कमीशन पे भी काटा है, तो पहले मैं रेंट का फिल कर दूंगा, फिर दोबारा फॉर्म खोलूंगा और फिर दोबारा 194 भी भर दूंगा। और इसके बाद का प्रोसेस तो गाइस बहुत क्लियर है। अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी तो आपको पता होगा कि आपके पास नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड होता है। तो जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे ICICI बैंक पिक कर लिया, ओके गाइस, और फिर जो भी ये कोड आएगा इसके अंदर, इस कोड को फिल कर देना और मैं करता हूँ यहाँ से प्रोसीड। तो गाइस देखो, मैंने आपको भी बताया था कि 10 नंबर हम फिल करेंगे, नाम हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम शो कर रहा है, RS Career Solutions प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ब्लिंक हो रही है, इस ब्लिंक को पढ़ने की कोशिश करो एक बार। फाइनेंशियल ईयर इज 16-17 फॉर द एबव असेसमेंट ईयर सिलेक्टेड। ये आपको इंटीमेट कर रहा है, सर चेक कर लो कि आपने 16-17 के लिए 17-18 पिक किया है। अगर सही है तो ठीक है, वरना दोबारा से नीचे आके एडिट करके दोबारा उसी फॉर्म में आ जाओगे और फिर चेक कर लो। तो इन्फॉर्मेशन आ गई, बट फ्रीज फॉर्मेट में आई है। कुछ चेंज करना हो तो एडिट कर दो, एल्स आगे मूव करने के लिए सबमिट टू बैंक। जैसे आप सबमिट टू बैंक करोगे तो ये आपको बैंक के गेटवे पे ले जाएगा। आपने भी देखा होगा कि मैंने कहीं भी पेमेंट नहीं डाला कि मैंने TDS कितना काटा है, कितना जमा करूंगा, वो मैं अब डालूंगा बैंक के अंदर। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट के अंदर लॉगिन ID पासवर्ड होगा गाइस, उसके थ्रू आप लॉगिन कर जाना। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर गया अपने बैंक के अंदर। ओके, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने दोबारा से इंफॉर्मेशन आती है एक फ्रीज फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप सेक्शन चीज़ों को दोबारा से देख सकते हो अगर आपको व्यू करना है तो, वरना नीचे आ जाओ। अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या डालेंगे कि हमने कितना TDS काटा। बट गाइस ध्यान से देखो, यहाँ पे आ रहा है इनकम टैक्स का स्लैब, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस अंडर सेक्शन 234E अदर्स। कहीं पे भी TDS का टैब नहीं आ रहा, क्योंकि मैं TDS जमा करने जाऊँगा तो TDS का टैब तो कहीं नहीं आ रहा। ओके दोस्तों, तो हम जो TDS काटते हैं उसको हम लिखते हैं इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, याद रखना, आपने जितना भी TDS काटा होगा वो सारा का सारा आप डालोगे इनकम टैक्स के अंदर, यहाँ पे डालोगे। ओके, नाउ ये सेस कहाँ पे लगता है, सरचार्ज कहाँ लगता है, इंटरेस्ट अगर हम लेट हो गए जमा करने में इंटरेस्ट आएगा, पेनल्टी आएगी। तो इसके लिए मेरी आप अगली वीडियो देखना, जहाँ पे आपको मैं इंटरेस्ट पेनल्टी सिखाऊंगा, हम इंटरेस्ट पेनल्टी कैसे निकालते हैं, फीस कैसे निकालते हैं, तो ये वहाँ पे सीखेंगे। अगर आप लेट जमा करने में नहीं हुए तो इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं आती। ठीक है, ये वीडियो मेरी सिंपल सी है कि आपने TDS काटा और उसको जमा कर दिया। जितना काटा आपको अमाउंट यहाँ लिखो एंड सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करो और नीचे क्या कर दो, नेक्स्ट करके पे कर दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो गाइस आपको पता होगा कि बैंक आपको कुछ ऑप्शन देता है कि आपके कार्ड नंबर बताओ अपने, और 1 टाइम OTP पासवर्ड आता है आपके फ़ोन के अंदर। अब वो कार्ड नंबर और OTP डाल के जैसे आप इसे सबमिट करोगे ये एग्री करके, तो आपके पास आपका चालान कॉपी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस आपको बहुत ही क्लियर होगा कि बैंक के पास आपका कार्ड नंबर होगा, आपके पास आपका OTP आपके फ़ोन में आता है 1 टाइम पासवर्ड, वो डाल के सबमिट करो तो आपके यहाँ से चालान कॉपी जनरेट हो जाती है। ठीक है, और वो चालान कॉपी फिर हमें अपने फाइल में पंच करनी पड़ती है। तो दिस इज गाइज ऑल अबाउट द TDS चालान। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, विच इज़ 8470086875। ठीक है गाइज, तो अपनी क्वेरी सेंड करो ताकि मैं उनके लिए और वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकूँ। अगर आपको चालान कॉपी देखनी भी है गाइज कि चालान कॉपी कैसी होती है, तो मैं आपको शो कराता हूँ, जस्ट 2 मिनट वेट करो। तो दोस्तों अगर आपको चालान कॉपी देखनी है तो चालान कॉपी हमारी कुछ इस तरीके से होती है। फॉर्म 281 का हमने जितना अमाउंट जमा किया वो यहाँ पे लिखा और उसको हमने सबमिट कर दिया। तो आपको हर चालान कॉपी अपने पास सेव रखनी होती है, क्योंकि जब हम रिटर्न भरने जाते हैं तो हमें हर चालान कॉपी की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट करनी होती है। और इन्फॉर्मेशन किस तरीके की, बेसिकली हमारे पास वो BSR कोड पूछता है हमसे, टेंडर डेट मतलब डेट ऑफ चालान, चालान सीरियल नंबर। चालान सबमिट करोगे तो आपके पास एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आपका BSR कोड, टेंडर डेट, चालान सीरियल नंबर, कितना अमाउंट जमा किया वो, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें रिटर्न के टाइम पे चाहिए।
तो इसलिए आपको हर कॉपीज आपके चालान की शेयर रखनी होती है। चालान कॉपी ये है गाइस, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी चालान कॉपी की देखने के लिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको कॉपी मेल कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर द गाइस वॉचिंग द वीडियो। कुछ भी क्वेरी है तो बेझिझक मुझे मेल करो गाइस या व्हाट्सएप करो ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर।